अच्छा बच्चे, ऐसे है कि एक मैं अगर स्क्रीन शेयर कर दूं उसके बाद रील भी आ गया। वैसे ना बताया ना वो। अच्छा अभी तक जी। अब इसमें देखिए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमारा जो आर्टिकल चल रहा था वो था अरेंजमेंट ऑफ मसल्स ऑन बोन्स। ठीक है। इसमें जो जो बातें थी चंद एक, वो बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि कुछ बातें तो आपने टेंथ में पढ़ी हुई हैं। और मज़ीद अरेंजमेंट ऑफ मसल्स ऑन बोन्स। ठीक है। इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी और वो क्या था, एंटागोनिज्म और एंटागोनिस्टिक मसल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ये एंटेगोनिज्म जो है ये कहीं भी टर्म यूज हो सकती है जब दो फिनोमिनाज एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हो। ये कहीं भी टर्म आप यूज कर सकते हैं, इसमें हरगिज ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मसल्स में ही यूज होगी। लेकिन हमारी बॉडी में एंटागोनिस्टिक मसल्स भी मौजूद होते हैं जो एक दूसरे को एंटेगनाइज करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉडी के अंदर जो है वो जो आर्म के मसल्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे। हमने बताया था कि जिसके जो हैं वो दो ऑरिजिन हैं, यानी दो सहारे के लिए दो कनेक्टिव टिश्यूज हैं। मतलब क्या कहने का, दो टेंडन्स हैं। ठीक है। तो ये बाइसेप कहलाएगा, और वो जिसके तीन टेंडन्स होंगे वो ट्राइसेप कहलाएगा। ये तो हमने एक सिंपल बात की थी। लेकिन उसके अलावा हमने दो और मसल्स की बात की थी। एक था ब्रेकियलिस और दूसरा था ब्रेकियोरेडियलिस। ठीक है, ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस। अब बच्चे ये देखिएगा, इन दोनों मसल्स की अरेंजमेंट क्या है, क्योंकि मैंने आप लोगों को उस दिन जो पढ़ाया था ना उसमें सबसे पहले ये बात समझने की है कि जो बाइसेप और ट्राइसेप है ना, वो है रेडियस के, सॉरी, ह्यूमरस के ऊपर और नीचे। ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस कौन सी बोन है? हमारे आर्म की जो सबसे लंबी बोन है वो ह्यूमरस है। ठीक है। सो अगर आप देखते हैं तो पता ये लगता है कि जो बाइसेप है ये वाला, और जो ट्राइसेप है इस हड्डी के नीचे वाला, ये दो मसल्स जो हैं ये तो एल्बो को पुल और पुश करने के काम आएंगे। ह्यूमरस, ये बोन ह्यूमरस है। ये हमारी जो है ये वाली इस बोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और ये जो है हमारा, ये कौन सा जॉइंट है? ये है एल्बो जॉइंट, कोहनी का जो होता है। अब इस एल्बो जॉइंट पे ऊपर और नीचे ये मूव करने का काम किसका होता है? ह्यूमरस और सॉरी, रेडियस और अल्ना को ऊपर की तरफ लेकर जाने का काम, हमारे एल्बो जॉइंट पे बेंड करने का काम किसका होता है? बाइसेप का। और एल्बो जॉइंट पे स्ट्रेट करने का काम किसका होता है? ट्राइसेप का। ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को उस दिन भी एक खास मूवमेंट दिखाई थी कि आर्म को एक तो होल्ड करना, सीधा रखना, और दूसरा बगैर इस जॉइंट को मूव। देखिए, जब मैं मसल को ऐसे मोड़ता हूं तो मेरा ये जॉइंट नहीं मूव करता, जॉइंट अपनी जगह ही है, लेकिन मेरा जो मसल है, वो हड्डी है, वो पूरी मुड़ जाती है। और करें, मेरा ये जॉइंट नहीं मूव करता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मसल को मोड़ता हूं तो मेरा हाथ ऐसे मुड़ जाता है। जॉइंट वहीं का वहीं है, जॉइंट कहीं नहीं गया। तो ये फिनोमिना कौन कर रहा है, ये बात समझने के लिए आप आइए। ये कर रहा है ब्रेकियोरेडियलिस। अब इसकी अरेंजमेंट देखें। बेटा, ये कौन सी बोन मैंने भी आपको बताई, ये कौन सी बोन है? ये बोन है ह्यूमरस की। ये जो ब्रेकियोरेडियलिस होता है ना, ये ह्यूमरस के एंड से और रेडियस के शुरू से, ये देखिए ये कौन सा जॉइंट आ गया? ये जॉइंट आ गया है रिस्ट का, ये रिस्ट जॉइंट है। ठीक है। अब ये जो रेडियलिस मसल है, ब्रेकियोरेडियलिस, ये ह्यूमरस के एंड से स्टार्ट होके रेडियस के शुरू में जाकर जुड़ता है। इसका मतलब है, अब ये आप खुद गेस कर सकते हैं ये हमें कौन सी मूवमेंट दे रहा है। एक ऐसा मसल जो ह्यूमरस में इधर से शुरू हो रहा है और रेडियस में इधर जाके कंबाइन हो रहा है, ये मुझे कौन सी मूवमेंट देगा? ये वाली। समझ आ रही है ब्रेकियोरेडियलिस का पर्पस क्या है? ठीक है। और ब्रेकियलिस कहां पर है? अब आइए ब्रेकियलिस की पोजीशन देखते हैं। ब्रेकियलिस जो है वो ये ह्यूमरस, वंस अगेन ये वाली हड्डी जो है ये ह्यूमरस है। ठीक है। ह्यूमरस के नीचे से स्टार्ट होता है और मुड़ के अल्ना के ऊपर आके अटैच होता है। मतलब नीचे से ऊपर आकर अल्ना से अटैच होता है। तो ये देख लीजिए, ये मेरे मसल, ये मेरी बोन को इस काबिल बना रहा है कि मैं अपनी बोन को स्टैटिक रख सकूं। ऐसे स्टैटिक रखने के काबिल जो है वो काम है ब्रेकियलिस का, और रेडियलिस मुझे मेरे आर्म को मेरे ही एल्बो जॉइंट के ऊपर
सर्कुलर मूवमेंट जो रेडियल मूवमेंट होती है उसके काबिल बना रहा है। तो ये चंद एक बातें थी जो मैंने ज़रूरी समझी कि ये हम पढ़ लें। उसके अलावा जो है देखिए ये है ओरिजिन का पॉइंट है, उसके बाद हमने बता दिया था इंसर्शन पॉइंट, फिर बेली दो टेंडन्स के दरमियान में बेली है, ठीक है। फिर उसके बाद लिगामेंट्स हैं, जब बोन से जुड़ा हुआ होता है, जुड़ी हुई होती है, और वो लिगामेंट आमतौर पर फिब्रस कैप्सूल के साथ होता है, ठीक है। और टेंडन मसल टू बोन, ठीक है, टेंडन सारे फिब्रस टिश्यू हैं। ये जो लिगामेंट और टेंडन हैं ये टिश्यूज हैं, दीज आर नॉट बोन्स, दीज आर नॉट कार्टिलेज। याद रखने की बात है, मैंने आप लोगों को एक दफ़ा पहले भी बताया था कि लिगामेंट और टेंडन इन दोनों का मामला टिश्यू वाला है। ये फिब्रस टिश्यूज हैं, दीज आर नॉट नाइदर कार्टिलेज नॉर बोन, ठीक है, ये टिश्यूज है। अच्छा, ये तो चंद एक बातें हो गई। इसके बाद आप लोगों की बुक में इन्होंने ये अरेंजमेंट के बाद बताया हुआ है कि ये एंटागोनिस्टिक मसल्स का बताया हुआ है। ये बताया हुआ कि ईच बोनी लीवर इज मूव्ड बाय एन एंटागोनिस्टिक मसल पेयर। जहां जहां ये देखिए, गौर करें, हमारी बॉडी में टोटल कितने मसल्स हैं, ये एमसीक्यू अक्सर आया करता है, 650 मसल्स है अप्रोक्सीमेटली। याद रखिए, बायो में कोई भी फिगर दी जाएगी वो अप्रोक्सीमेट होगी। कोई भी बात फिगर के हिसाब से बायोलॉजी में जो है वो परमानेंट नहीं होती, अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेट फिगर जो मसल्स की है वो 650 मसल्स हैं, और जहां भी लीवर बन रहा है वहां पर एंटागोनिस्टिक मसल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जाम्पल, और कहां कहां लीवर बन रहा है जरा हम सोच के बताइए। एक तो हो गया नी जॉइंट, वहां लीवर बन रहा है, ठीक है, ऐसे और ऐसे। लीवर ऐसे ही होता है ना, जैसे दरवाजे का लीवर है, ठीक है। ऐसे मूव हुआ और ऐसे मूव हुआ, नी जॉइंट पे लीवर बन रहा है, एल्बो जॉइंट पे लीवर बन रहा है। और लीवर कहां बन रहा है? ये लीवर्ड मूवमेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं नीचे वाले मसल को काबू करूं, ये लीवर्ड मूवमेंट है। मैं ये देखें, मैं इसको ऐसे तो कर सकता हूं लेकिन पीछे नहीं ले जा सकता। पीछे जो है वो ज्यादा से ज्यादा इतना, इससे ज्यादा नहीं। ये जो लीवर्ड मूवमेंट होती है, एक जॉइंट में लिमिटेड मूवमेंट जहां पर भी होंगी वहां पर एंटागोनिस्टिक मसल्स मौजूद होंगे। इसी तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं। ये मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक लॉक होता है। ये जो हमारा मैंडिबल है, ये यहां जाके लॉक होता है, इस तरह से एक लॉक होता है इसका ऐसे, ठीक है। और यहां पर मसल होते हैं जो इसको नीचे भी गिराते हैं और ऊपर भी लेकर आते हैं। तो दोनों एंटेगनाइजिंग मसल्स होंगे, एक उसको नीचे ले जा रहा है, एक ऊपर लेकर आ रहा है, तो दोनों एंटेगनाइजिंग मसल्स होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मौजूद होते हैं। अब आइए, हम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिजीज छोड़ आए थे, दैट डिजीज वाज टेटनी। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मसल फैटीग और क्रैम्प्स में फर्क समझ आया था? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसल फैटीग और क्रैम्प जो है ना, इन दोनों में फर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे कोई बताएगा कि मसल फैटीग और क्रैम्प में क्या फर्क है? जी बेटा, जल्दी से कोई एक जो है वो इस बात को एक्सप्लेन कर दे। गर्ल्स में से, बॉयज में से कोई एक बता दे जल्दी से। एक दूसरे का वेट ना करें, जिसको आता है बता दे। जल्दी जल्दी, आता है? चलें, मुझे बताए फैटीग का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो ये बताएं, फैटीग क्या चीज है? हरी अप, हरी अप। माइक ऑन करते हुए क्या एटीपी खत्म हो गई मसल्स में से? जी, मैं अब खुद ही बता दूं, हादिया ऑन करें माइक बेटा। थकावट को कहते हैं। थकावट, हाँ, थकावट। ठीक जी, ठीक है, थकावट को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि अगर फैटीग थकावट को कहते हैं तो मसल फैटीग जो है वो किस बात की निशानदेही करता है कि आपके मसल्स में थकावट हुई हुई है? अगर थकावट हुई हुई है तो ये थकावट जो है ये किस वजह? जी बेटा। मसल फटीग में लैक्टिक एसिड होगा, स्कैम्प लैक्टिक एसिड नहीं होगा। जी, वेल डन, शाबाश।
मेरा ख्याल है कि आपने या तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लेक्चर सुना हुआ है या फिर आपने नोट किया हुआ है। बिल्कुल सही फ़र्क है। ये एक वो फ़र्क है जो तमाम कॉमन फ़र्क हो ना, क्रैम्प में काफ़ी चीज़ें, क्रैम्प और मसल फैटिग में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मसल फैटिग में है और क्रैम्प में नहीं है। वो क्या है कि मसल फैटिग में ओवर एक्सर्शन की वजह से पायरुविक एसिड, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता, बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है फैटिग में। जबकि क्रैम्प जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। क्रैम्प में लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ग्लूकोज, इसकी वजह से जो डीएक्टिवेशन होती है, किसकी, क्रॉस ब्रिज की जो डीएक्टिवेशन होती है वो नहीं हो रही होती। एकदम क्रॉस ब्रिज ज्वाइन होता है और डिटैच नहीं हो सकता, लैक ऑफ एटीपी ये। लेकिन इसमें जो है वो नहीं बनती, लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा होता। ये आपकी ही बॉडी का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। तो बैठे बैठे मसल का पुल हो जाना, बैठे बैठे मसल का जो है वो क्रैम्प आ जाना मसल में, ये होता है लैक ऑफ एटीपी की वजह से, लैक ऑफ ग्लूकोज की वजह से, ये रीजंस होती हैं। लेकिन फैटीग जो है वो खालिसतन किसके साथ मुंसलिक है कि आप ओवर एक्सर्शन करके आ रहे हो। क्रैम्प में एक्सर्शन शर्त नहीं है। नोट कर लिया करें साथ साथ ताकि चीजें भूलें ना। ये इस तरह से माइक बंद करके बैठने का क्या फायदा, बात को जवाब दिया करें। गलत हो जाएगा ज्यादा तो फिर क्या हो गया, ये कोई तरीका नहीं होता, और ये बात मैं कई दफा कह चुका हूं। मसल फैटीग और क्रैम्प का तो हमें जो है वो क्लियर हो गया। अब दो डिजीजेस यहां पर मौजूद है, एक है टेटनी और एक है टेटनस। दोनों डिजीजेस में होता क्या है, मसल लॉकडाउन नहीं, मसल लॉक हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं जनाब टेटनी को। ठीक है, टेटनी क्या चीज़ है बेटा? टेटनी जो है ये एक ऐसी डिजीज है कि जिसमें मसल ने लॉक होना है, किसकी वजह से? टेटनी इज डिफाइंड बाय मसल लॉक। मसल लॉक हो जाते हैं इसमें, कोई भी मसल, खास तौर पे कुछ एक खास किस्म का मसल होता है, जैसे रिस्ट मसल होता है, वो लॉक हो सकता है। इसमें होता क्या है, गौर कीजिएगा। टेटनी में होता कुछ यूं है कि लैक ऑफ ब्लड कैल्शियम, लैक ऑफ ब्लड कैल्शियम जो है, ब्लड कैल्शियम मेक्स द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट सडनली। ये लैक ऑफ ब्लड कैल्शियम जो है वो मसल को क्या करता है, मसल सडनली कंट्रैक्ट कर जाता है। अब इसमें जो बात समझने की है भाई, होना क्या चाहिए बेटा? जो ट्रोपोनिन होती है, ट्रोपोनिन, उसको क्या चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको फ्लिप होने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम आयन। कैल्शियम चाहिए। तो अगर कैल्शियम नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन होगी? अगर कैल्शियम है ही नहीं तो ट्रोपोनिन अपनी जगह से हिलेगी? नो। यहां पर वो क्या कह रहा है, लैक ऑफ ब्लड कैल्शियम मेक मसल टू कॉन्ट्रैक्ट सडनली। एक तरफ हम कह रहे हैं कैल्शियम ना हो तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि कैल्शियम ना हो तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ये क्या बात हुई जी? इस बात में फर्क करें जरा। बेटा एक कैल्शियम है जो मसल कैल्शियम है, वो जो ट्रोपोनिन डिमांड करती है ना वो मसल की कैल्शियम है, और वो कहां से निकलती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यहां किसकी बात हो रही है बेटा? यहां ब्लड कैल्शियम की बात हो रही है, और ब्लड कैल्शियम का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपेरेंटली ताल्लुक नहीं है। ये जो बात हो रही है ये ब्लड कैल्शियम की बात हो रही है टेटनी में।
टेटनी में आप मसल के अंदर की कैल्शियम की बात नहीं कर रहे, ब्लड कैल्शियम की बात कर रहे हैं। अब आते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ब्लड कैल्शियम एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये सवाल यहां क्रिएट करते हैं हम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ब्लड कैल्शियम एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये असल में बेटा याद रखिएगा, ये एक इनडायरेक्ट ताल्लुक है। इनडायरेक्ट कैसे है वो मैं आपको भी डायग्राम के जरिए समझाता हूं। मसल के ब्लड की कैल्शियम कम होने से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन पे इनडायरेक्टली क्या फर्क पड़ेगा, जरा आइए नेक्स्ट डायग्राम पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसको जो है वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जी बेटा देखिएगा, आप लोगों को एक पुराना कॉन्सेप्ट याद कराता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट ये था कि आपका जो मसल फाइबर होता है, जो हमारा मसल फाइबर होता है, इस मसल फाइबर के ऊपर मौजूद होते हैं टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इधर हमने बात की थी। और ये जो टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, इन टी ट्यूब्यूल्स के एन ऊपर आकर कौन सी चीज़ें केमिकल मैसेजिंग दे रही होती हैं, आपको अच्छे तरीके से याद है, उस दिन भी हमने जिक्र किया था। जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, सेल बॉडी के डेंड्राइट्स होते हैं, वो इसके ऊपर आ रहे होते हैं और वो आकर जो है वो ऐसे बड़े लंबे लंबे भी डेंड्राइट्स होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो हम फिलहाल इसको ऐसे बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है, दिस इज सेल बॉडी। यहाँ से यहाँ तक जो है वो जो सेल बॉडी है किसकी, न्यूरॉन की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक न्यूरॉन की सेल बॉडी है। और उसके बाद जो है ये यहाँ से यहाँ तक जितना स्ट्रक्चर है, ये है डेंड्राइट का, डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट। आपको पता है डेंड्रॉन का वर्ड गलत है, अब यूज नहीं होता। अब कोई बुक डेंड्रॉन का वर्ड नहीं यूज करती, सिर्फ डेंड्राइट का वर्ड यूज किया जाता है। अब देखिएगा कि ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, इन डेंड्राइट्स में से निकलने होते हैं क्या भला, केमिकल मैसेजेस निकलने होते हैं, जिन्होंने किस में आना होता है, टी ट्यूब्यूल में आना होता है। ठीक है, ये सारी बात हमारी पहले हो चुकी है कि ये जो है वो टी ट्यूब्यूल है। अब आइए इस बात के ऊपर, ये तो हो गया हमारा पुराना कॉन्सेप्ट। बेटा ये जो यहाँ से जब निकलते हैं ना अपना ये केमिकल निकलते हैं, तो जरा इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा एनहांस करके देखते हैं। ये अब प्रोसेस है जिसका ताल्लुक ब्लड कैल्शियम के साथ है। देखिए बेटा, यहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है ना, इस जगह की जो मेम्ब्रेन होती है, मैं जरा मेम्ब्रेन बना लूँ उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इस जगह की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल्स होते हैं, जिन चैनल्स ने इन केमिकल्स को बाहर मूव करवाना होता है। ये ऐसे, और यहाँ पर ये चैनल्स हैं। ये मेम्ब्रेन का अगला पार्ट आ गया। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे। अब देखिए यहाँ से हमने अभी क्या कहा, हमने कहा कि ये है साइटोप्लाज्म। इस तरह अंदर की तरफ जो है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो है इसमें से कैल्शियम जो है और बाहर की तरफ जो है वो ब्लड होगा या वो होगा ईसीएफ होगा। ठीक है, इसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम। ये कैल्शियम जो है ना, ये इसके ऊपर जब अटैच होंगे तो ये वाला जो चैनल होगा वो ब्लॉक होगा। जब ये चैनल ब्लॉक होगा तो इसका क्या मतलब होगा, जब तक ये चैनल ब्लॉक रहेगा अंदर से कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ये चैनल किसकी वजह से ब्लॉक है, कैल्शियम की वजह से ब्लॉक है। और ये कैल्शियम कहाँ पर है, ईसीएफ में। और ईसीएफ में कैल्शियम कहाँ से आती है, आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ईसीएफ में कैल्शियम आती है ब्लड से। अब ये जो कैल्शियम है ये इन चैनल्स को ब्लॉक करके रखती है, प्रोटीन चैनल्स को ब्लॉक करके रखती है। लेकिन और क्या है, अगर ये चैनल ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, यहां से निकलेंगे केमिकल्स, और ये केमिकल्स निकल के क्या कॉज करेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। अगर ईसीएफ में कैल्शियम कम पड़ जाए, अगर ईसीएफ में जो है वो कैल्शियम हो ही ना, तो फिर ये रास्ता ब्लॉक होगा। अगर लैक ऑफ कैल्शियम हो जाता है तो ऐसी सूरत में ये रास्ता ब्लॉक नहीं होगा, लैक ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम कम हो जाता है तो फिर देखिए ये रास्ता ब्लॉक हमें पर्पसफुली ब्लॉक भी करते हैं, अनब्लॉक भी करते हैं। जिस टाइम हमने केमिकल्स निकालने होंगे उस टाइम पे हम कैल्शियम को हटा देंगे,
और जिस टाइम पे हमें जो केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स को रोकना होगा जिस टाइम पर, उस टाइम हम यहाँ पर दरवाजे के लॉक की तरह किसको अटैच कर देंगे? कैल्शियम को। कैल्शियम जो है वो दरवाजे को लॉक कर देगा। लेकिन अगर कैल्शियम कम हो जाए तो ये चैनल ओपन रहेगा और ये ओपन हो के केमिकल रिलीज करेगा, और ये केमिकल कहाँ पर आएंगे? टी ट्यूब्यूल में। और आपको पता है टी ट्यूब्यूल में आकर ये किसको एक्टिवेट कर देते हैं? जी, टी ट्यूब्यूल में आकर ये केमिकल किसको एक्टिवेट करेंगे? जल्दी जल्दी। टी ट्यूब्यूल में आकर ये केमिकल किसको एक्टिवेट करते हैं? जिसमें से कैल्शियम निकालना होता है। अल्लाह के बंदो, टी ट्यूब्यूल में क्या चीज एक्टिवेट की जाती है? ट्राइएड कौन कौन बनाता है? टी ट्यूब्यूल के साथ दो क्या चीजें होती हैं ट्राइएड बनाती हैं? सार्कोप्लाज्मिक जी, रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शाबाश। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर मौजूद होता है, उस दिन इतनी डिटेल में हुई थी ये बात। यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इन केमिकल के अंदर आने से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके गेट्स खुल जाते हैं, और कैल्शियम, ये कौन सी कैल्शियम है? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैल्शियम है, और ये सीधा कहाँ जा रही है? ये तशरीफ ले जा रही है ट्रोपोनिन के पास। ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब है? इन डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन को लॉक करने वाला कैल्शियम है, और ये कैल्शियम आ रहा है ब्लड से। अगर डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन को लॉक करने वाला कैल्शियम कम हो जाता है तो यहां से केमिकल निकलेंगे और सीधा जाएंगे टी ट्यूब्यूल में, और टी ट्यूब्यूल आगे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा। अब आइए वापस चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लैक ऑफ ब्लड कैल्शियम मेक्स मसल टू कॉन्ट्रैक्ट सडनली। अगर ब्लड कैल्शियम कम हो जाए तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस फिनोमिना को स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन स्टेप क्या है? अनलॉकिंग ऑफ चैनल। अनलॉकिंग ऑफ चैनल स्टेप, चैनल अनलॉक हो जाएगा लैक ऑफ ब्लड कैल्शियम की वजह से। नंबर 2, रिलीज ऑफ केमिकल, ये दूसरा स्टेप हो गया, केमिकल बाहर निकलेंगे। जी, नंबर 3, एंटर इनटू टी ट्यूब्यूल्स। यहां पे आगे इसी के साथ लिख देता हूं, टी ट्यूब्यूल्स एंड एक्टिवेट, यार कुछ नहीं होता, एंड एक्टिवेट द एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट कर देंगे। जी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट होगा तो फोर्थ नंबर पे क्या होगा? कैल्शियम फ्रॉम एसआर कॉज कॉन्ट्रैक्शन। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली बेटा ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ये वाज़े तौर पर ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे है? कि ब्लड की कैल्शियम डायरेक्टली मसल से ताल्लुक नहीं रखती। ब्लड की कैल्शियम का काम सिर्फ किससे है कि वो इस चैनल को लॉक कर दे, बस ये काम है ब्लड की कैल्शियम का। इसका ताल्लुक कॉन्ट्रैक्शन से नहीं है। लेकिन अगर ब्लड की कैल्शियम कम होकर इस चैनल को लॉक नहीं कर सकेगी तो अब केमिकल निकल के कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे। तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको अभी यहां पर बात की थी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ब्लड कैल्शियम एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने क्या बात की थी? ये इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि ब्लड कैल्शियम डायरेक्टली मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा रही, बल्कि इट अनलॉक्स द चैनल और केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेंजर का चैनल जो है वो अनलॉक कर देती है। अब ये कम हो जाए और अल्टीमेटली मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जी बेटा, यहां पर आकर जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन जल्दी से करें, मैं यहां से पिक्चर निकालता हूं इसकी। ये देख लीजिए, यही एक देख लीजिए। अब इसमें क्या है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया, वो रिलैक्स क्यों नहीं हो रहा?
मुझे बताइए, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया है, रिलैक्स नहीं हो रहा, क्या वजह है? हाँ जी, रिलैक्स नहीं हो रहा। जरा सोचिए, थोड़ा सा गौर करें कि कैल्शियम की कमी की वजह से एक मसल हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, केमिकल मैसेंजर मसल में एंटर हुए हैं और उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करवा दी है। अब वो मसल रिलैक्स नहीं हो रहा, क्यों? बहुत ही इजी है, सिर्फ थोड़ा सा सोचें इसको। बेटा, ब्लड कैल्शियम ने क्या करना है? ब्लड कैल्शियम ने लॉक करना है ना चैनल को। अगर ब्लड कैल्शियम ही कम है तो क्या चैनल लॉक होगा? चैनल लॉक नहीं होगा। आपने मसल को मोड़ा या फिर खुद ब खुद मसल मुड़ गया। अब ये वापस क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जो कैल्शियम जिसने डेंड्राइट्स के चैनल को लॉक करना था वो कैल्शियम अवेलेबल ही नहीं है। कैल्शियम अवेलेबल ना होने से जब चैनल लॉक नहीं होगा तो उसमें से क्या रिलीज होता रहेगा? केमिकल। उसमें से केमिकल रिलीज होते रहेंगे, टी ट्यूब्यूल्स में जाते रहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करते रहेंगे। मतलब ये जितनी देर तक कैल्शियम नहीं मिल जाती आपको, जितनी देर तक कैल्शियम दोबारा नहीं मिल जाती, आपका चैनल ओपन रहेगा। चैनल ओपन रहेगा तो मसल को इरिटेबिलिटी होती रहेगी, मसल को मुस्तकिल एक्टिवेट किया जाता रहेगा। जब तक कैल्शियम पूरा नहीं हो जाता चैनल ओपन रहेगा, केमिकल मैसेंजर रिलीज होते रहेंगे, मसल एक्टिवेट रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। जैसे ही ब्लड से कैल्शियम आएगी वो डोर लॉक होगा तो आप उस मसल को वापस ला सकेंगे, वरना उसको वापस लाना पॉसिबल नहीं होगा। समझ आ रही बात? ऐसी सूरत में इस कंडीशन को, मसल की इस लॉकिंग को आप क्या कहते हैं? दिस लॉकेज ऑफ मसल इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। ये देखो, ये टेटनी, मसल लॉक हुआ है, वापस नहीं आ रहा, अपनी जगह पर अड़ा हुआ है, ठीक है? ये टेटनी की कंडीशन कहलाती है। ये जो है ये वाइल वॉकिंग भी हो सकता है, ठीक है? उसके अलावा ये देख लीजिए, इस तरह की सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक हो गया? पूरी बॉडी की भी हो सकती है, ये देख लीजिए। सिर्फ क्या हुआ है कि वो चैनल जिसमें से ट्रांसमीटर निकलने थे उनको लॉक करने वाला कैल्शियम नहीं आ रहा, और जब लॉक करने वाला कैल्शियम नहीं आ रहा तो वो निकले जा रहे हैं, और उन्होंने आपके मसल को मुस्तकिल स्टिमुलस देना शुरू किया हुआ है। मसल को मुस्तकिल स्टिमुलस मिलेगा, मसल का काम कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, ठीक है? तो ये है एक्चुअली कि इस तरीके से जो है वो टेटनी होती है। जी बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। डिजीज कॉज्ड बाय लो कैल्शियम इन ब्लड इंक्रीजेस द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन एक्साइट हो जाते हैं, एंड रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सेंसेशन, मसल ट्विचेस। ट्विच का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना। एंड कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स क्या होती हैं? कन्वर्जन्स होती हैं जस्ट लाइक दौरा पड़ना, कि मसल एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो गया और अब रिलैक्स नहीं हो रहा। इफ अनट्रीटेड द सिम्टम प्रोग्रेस टू स्पाज्म ऑफ लैरिंक्स, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड अल्टीमेटली डेथ अकर्स। याद रखिए, अगर ब्लड कैल्शियम बहुत लो हो जाए तो वो फिर सिर्फ आपके हाथों के मसल को इफेक्ट नहीं करेगी। ये अभी मैंने सिर्फ हैंड के मसल की डायग्राम दिखाई है ना। अगर ब्लड कैल्शियम मुस्तकिल लो है तो वो तो पूरी बॉडी को तंग करेगी, वो तो मेरे मसल, इन मसल्स को तंग कर सकती है, मेरे हार्ट मसल पे इफेक्ट हो सकता है। आपको पता है हार्ट इतनी ज्यादा कैल्शियम यूज करता है, इसकी कोई हद नहीं। हार्ट उतनी सोडियम नहीं यूज करता जितनी कैल्शियम यूज करता है। अगर ब्लड कैल्शियम कम हो जाती है तो उसका तो डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट पे होता है। इसी तरीके से आपके ये जो मसल जिनके जरिए आप सांस ले रहे हैं, डायाफ्राम हो गया, आपकी ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं रिब्स के दरमियान में, ये मसल्स हैं, इन मसल्स में कैल्शियम की, ब्लड कैल्शियम की कमी की वजह से क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्शन हुई, रिलैक्सेशन हुई नहीं। सोचें, कॉन्ट्रैक्शन हुई, रिलैक्सेशन हुई नहीं, अब वो वहीं के वहीं आपका सांस अड़ा हुआ है, किस वजह से? या रिलैक्सेशन हुई, दोबारा कॉन्ट्रैक्शन हुई नहीं। ऐसे भी कुछ डिजीजेज में हो जाता है। लेकिन कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है? आपने सांस खींचा, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, अब रिलैक्स नहीं हो रहा, तो सांस वहीं का वहीं रह जाता है। इसी से रिलेटेड एक डिजीज है
और वो है टेटनस। ये टेटनस वो डिजीज है जिसका इंजेक्शन लगवाया जाता है आफ्टर एक्सीडेंट। आफ्टर एक्सीडेंट या आफ्टर फॉलिंग डाउन, जब आप सड़क वगैरह पे गिरते हैं ना और आपका जो जख्म आ जाए तो कहा जाता है कि जो है वो टेटनस का इंजेक्शन लगवाया जाए। याद रखिए टेटनस का बेटा इंजेक्शन जो है उसको आमतौर पे कहा जाता है टेटनस वैक्सीन। चलें उस इस बात को छोड़ दें, हम आते हैं अगली बात के ऊपर। याद रखिएगा कि ये जो टेटनस एक डिजीज़ है ये होती है, एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। सबसे पहली बात, क्लोस्ट्रीडियम जीनस बहुत ही जालिम जीनस है। क्लोस्ट्रीडियम बहुत ही जालिम जीनस है और ये एनारोब होता है। एनारोब मतलब इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती ही नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये मर सकता है। ठीक है, एनारोब होता है और ये ग्राम पॉजिटिव है। क्लोस्ट्रीडियम जीनस सारे ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि क्लोस्ट्रीडियम जीनस में दो तरह के ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो एंड कर देते हैं इंसानी जिंदगी को। मैं आपको लिख कर देता हूं, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो आप अभी पढ़ रहे हैं, दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम जी। कोई बताएगा मुझे कौन सा है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। बोट्युलाइनम, क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलाइनम। इन दोनों का क्या काम होता है इधर देखिएगा। Typically begins gradually with stiffness of jaws and neck muscles and progress to fixed rigidity of jaws. अब इसमें क्या होता है, ये तकरीबन वही काम करते हैं जो टेटनी में हो रहा है। टेटनी में क्या हो रहा है बेटा? टेटनी में हो रहा है, इधर देखिएगा, मैं आप लोगों को मैसेज लिख के सेंड कर रहा हूं। टेटनी खास तौर पर क्या करती है? कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन। ये टेटनी का स्पेशल फीचर है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और स्पाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन। देखें स्पाज्म क्या होता है, कोई बताएगा? जी बेटा, स्पाज्म होता है कोई भी ऐसा फिनोमिना जो एबनॉर्मल हो और हमारी मर्जी के बगैर हो। मतलब यह कि अपने टाइम पर ना हो। जैसे हार्ट स्पाज्म भी हो जाता है, हार्ट के जो मसल्स हैं वो अपने टाइम से नहीं बीट कर रहे होते, बल्कि कभी 1 सेकंड बाद बीट कर रहे हैं, कभी 1 सेकंड से कम वक्फे में बीट कर रहे हैं, कभी 1 सेकंड से और ज्यादा वक्फा ले रहे हैं। स्पाज्मिंग होती है। याद रखिए टेटनस और टेटनी, इन दोनों का नाम क्यों रखा गया है? टेटनस का मतलब ही कंटिन्यूअस स्पाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन है, यानी ऐसी कॉन्ट्रैक्शन जो कंटिन्यूअस हो और हमारी मर्जी से ना हो। इनवॉलंटरी एक्शंस नॉर्मल होते हैं, उनको आप स्पाज्मिक नहीं कहते। जब वो नॉर्मल की हद से बाहर निकल जाते हैं तो फिर आप उनको स्पाज्मिक कह सकते हैं, जब बॉडी कंट्रोल से बाहर निकल जाए। जब ये जो हमारे मसल्स होते हैं ये हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएं तो उसको आप कहते हैं स्पाज्म। बॉडी कंट्रोल से बाहर निकल जाएं, वो चाहे हाइंड ब्रेन के कंट्रोल में हो चाहे वो फोर ब्रेन के कंट्रोल में, उसको आप स्पाज्म कहते हैं। कंटिन्यूअस स्पाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि एक तो कॉन्ट्रैक्शन मुस्तकिल हुई हुई है और दूसरा बॉडी की मर्जी के अगेंस्ट हुई हुई है। ये काम बैक्टीरिया करता है। अब मुझे बताइए बैक्टीरिया ये काम कैसे करता होगा? जल्दी से बताइएगा, बहुत ईजी है। जरा टेटनी को सोचें और फिर बताइए। हाँ जी, क्या हो गया भाई? टेटनी में क्या हो रहा था? चैनल ओपन था मुस्तकिल। चैनल जब मुस्तकिल ओपन था इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन मुस्तकिल थी। यही काम बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया, फर्क क्या है टेटनी और टेटनस में? फर्क क्या है जरा जल्दी से बताइए। टेटनी में मसल के अकड़ने की रीजन क्या थी और टेटनस में मसल के अकड़ने की रीजन क्या है? ये तो बता दें।
टेटनी का बताइए, मसल के अकड़ने की रीजन क्या है? लैक ऑफ ब्लड कैल्शियम। लैक ऑफ ब्लड कैल्शियम। टेटनस का बताइए। बैक्टीरिया की वजह से होता है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फिनोमेना। टेटनस में वही काम बैक्टीरिया का पॉइजन करेगा जो टेटनी में कैल्शियम की कमी कर रही है। इतनी सी बात है। मैंने आपको क्या बताया, फिनोमेना दोनों में कॉमन क्या है? कंटिन्यूअस स्पाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन। दोनों में कॉमन फिनोमेना ये है, लेकिन पीछे रीजंस डिफरेंट है। टेटनी लो ब्लड कैल्शियम, टेटनस बैक्टीरियल पॉइजन, काम सेम है। और ये बैक्टीरिया बदकिस्मती से जाके अटैक कहाँ करता है? हमारे सांस के मसल्स के ऊपर सबसे पहले जाकर अटैक करता है। इसका 2 डेज 48 आवर्स इसका इंक्यूबेशन टाइम होता है, उसके दौरान इसका इंजेक्शन लगवाना होता है, वरना अगर इसको इंक्यूबेशन टाइम मिल गया तो ये कहीं के भी मसल को लॉक करवा सकता है, खास तौर पर रेस्पिरेटरी मसल, और उसके बाद फिर सांस लेने का भी। इसके केस में काफी ज्यादा चांसेस डेथ के हैं, मतलब बचत हो जाती है, ऐसा नहीं है बचत नहीं होती, इसकी भी एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है, इसको इंक्यूबेशन टाइम ही नहीं देना चाहिए, 48 आवर्स के अंदर अंदर इसका इंजेक्शन लाजमी होता है। क्लियर हो गई टेटनी और टेटनस? बेटा फर्क कर लें, दोनों में काम सेम है, दोनों में सिचुएशन सेम है, ठीक है। इंक्रीजेज एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, ये टेटनस में भी होता है। मसल ट्विचिंग टेटनस में भी होती है, स्पाज्मिंग हो जाती है, ठीक है, स्पाज्म। कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन है। यहाँ रीजन क्या है? एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। यहाँ रीजन क्या है? ब्लड कैल्शियम। बाकी चीजें तकरीबन सेम, ठीक है। इसका प्राइमरी जो अटैक होता है वो रेस्पिरेटरी मसल्स पे होता है, इसका अटैक कहीं भी हो सकता है, ठीक हो गया। ये है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेटनी एंड टेटनी। जी क्लियर? कोई क्वेश्चन? मुझे बताइए, एक हम